1920 का दशक। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शांत, एक ठहरा हुआ दौर था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? या फिर यह उस तूफान से पहले की शांति थी जो आने वाले दशकों में सब कुछ बदलने वाला था? आज हम इसी दशक की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि यह शांति नहीं बल्कि एक जबरदस्त वैचारिक मंथन का दौर था। और ये सवाल एकदम सटीक बैठता है 1920 के दशक के राष्ट्रीय आंदोलन पर। सोचिए, जब एक इतना बड़ा जन आंदोलन अचानक अपना सबसे बड़ा नेता खो दे तो क्या होता है? आंदोलन किस तरफ जाएगा? यही उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल पहेली थी। देखिए, हुआ ये कि असहयोग आंदोलन अचानक खत्म हो गया और गांधी जी को जेल हो गई। इसके बाद तो मानो पूरे आंदोलन पर एक सन्नाटा सा पसर गया। चारों तरफ एक निराशा का माहौल था, एक हताशा थी। और इसी माहौल में अब भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी बहस शुरू होने वाली थी। तो सवाल था कि अब आगे क्या, और इसका जवाब सबसे पहले कांग्रेस के भीतर से ही आना था। आंदोलन सचमुच एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। अब तय करना था कि कौन सा रास्ता चुना जाए, और यहीं से शुरू हुई कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त बहस। तो कांग्रेस के अंदर ना दो खेमे बन गए, बिल्कुल साफ साफ। एक तरफ थे स्वराजवादी, इनकी कमान थी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे दिग्गजों के हाथ में। इनका प्लान था, चलो सिस्टम के अंदर घुसते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके सरकार की हर पॉलिसी का विरोध करेंगे, या तो सिस्टम को बदलेंगे या खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स, यानी अपरिवर्तनवादी। इनमें सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेता थे। इनका कहना था, नहीं, हमें इन काउंसिल्स का पूरी तरह से बहिष्कार करना है और अपना पूरा ध्यान गांधी जी के बताए रचनात्मक कामों पर लगाना है। और देखिए, दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत थे। स्वराजवादी कह रहे थे कि अगर हम काउंसिल में नहीं गए तो ये खाली सीटें सरकार अपने वफादारों से भर देगी। इससे तो अच्छा है कि हम वहां जाकर एक नया मोर्चा खोलें, इससे जनता का जोश भी बना रहेगा। वहीं नो चेंजर्स का डर ये था कि ये संसदीय राजनीति ना बड़ी खराब चीज है। ये नेताओं को भ्रष्ट कर सकती है, उनका क्रांतिकारी जोश खत्म कर सकती है, और इससे हमारा जो मुख्य काम है, जनता को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार करना, उससे ध्यान भटक जाएगा। अब माहौल तो काफी गर्म था। 1922 के गया सेशन में खूब बहस हुई। सबको 1907 वाला सूरत स्प्लिट याद था, जब कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई थी। कोई भी वो गलती दोहराना नहीं चाहता था, तो समझदारी दिखाई गई। 1923 में दिल्ली में एक समझौता हुआ। तय हुआ कि ठीक है, स्वराजवादी कांग्रेस की ही एक हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या हुई? आंदोलन बटा नहीं, एकजुट रहा। और देखिए, इसका असर भी हुआ। स्वराजवादियों की ये रणनीति वाकई में काम कर गई। उन्होंने काउंसिल के अंदर सरकार को कई बार अहम बिलों पर हराया। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर चुनवा लिया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। और शायद सबसे बड़ी जीत थी 1928 में, जब उन्होंने सरकार के दमनकारी पब्लिक सेफ्टी बिल को पास नहीं होने दिया। मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि सिस्टम के अंदर रहकर भी लड़ा जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। इस रणनीति की अपनी कमियां थीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि स्वराजवादी काउंसिल के अंदर के अपने काम को बाहर जमीन पर चल रहे संघर्ष से जोड़ नहीं पाए। एक तरह का डिस्कनेक्ट था। फिर सत्ता की अपनी चमक होती है, कुछ सदस्य उसके प्रलोभन से बच नहीं पाए। और एक बड़ी गलती बंगाल में हुई, जहां उन्होंने किसानों के हक की बात नहीं उठाई, जिससे उनके मुस्लिम सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो गया। तो जब ये सब चल रहा था, नो चेंजर्स क्या कर रहे थे? वो लोग चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के जमीन पर असली काम कर रहे थे। देश के कोने कोने में आश्रम खोल रहे थे, राष्ट्रीय स्कूल बना रहे थे, घर घर में चरखा और खादी को पहुंचा रहे थे, और सबसे जरूरी, हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत मिटाने जैसे सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे थे। ये काम शायद सुर्खियों में नहीं था, लेकिन यही वो ठोस बुनियाद थी, वो रीढ़ की हड्डी थी, जिस पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा अगला विशाल आंदोलन खड़ा होने वाला था। तो ये तो हुई कांग्रेस के अंदर की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान कांग्रेस की इस बहस से बिल्कुल अलग देश में कई और नई ताकतें, नई विचारधाराएं भी जन्म ले रही थीं। जी हाँ, 1920 का दशक सिर्फ स्वराजवादी बनाम नो चेंजर्स की डिबेट नहीं था। हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा। दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थीं, जैसे रूस की क्रांति, और उसकी गूंज भारत तक पहुंच रही थी। यहाँ के युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा भर रही थी। और ये बदलाव हर तरफ दिख रहा था। मार्क्सवादी और समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। युवा और छात्र अपनी लीग बना रहे थे, एक्टिव हो रहे थे। बारडोली सत्याग्रह जैसे किसान आंदोलन जोर पकड़ रहे थे।
ट्रेड यूनियन बन रही थी और तो और जाति आधारित आंदोलन भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई थी, वो सामाजिक और आर्थिक रूप ले रही थी। ये अब समाज के हर तबके तक पहुंच रही थी। अब आते हैं तीसरे रास्ते पर, एक ऐसा रास्ता जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय, सबसे ज्यादा रैडिकल था। ये था क्रांतिकारियों का रास्ता। लेकिन इस बार ये सिर्फ बम और पिस्तौल की कहानी नहीं थी, इसमें एक नया वैचारिक मोड़ आने वाला था। जैसा कि हमने पहले बात की, असहयोग आंदोलन जब अचानक रोक दिया गया तो इससे बहुत से युवाओं का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि अहिंसा के रास्ते से शायद आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी निराशा और गुस्से में से कई युवाओं ने क्रांति का, यानी सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। और इसी सोच का नतीजा था 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का गठन। इसके फाउंडर्स में रामप्रसाद बिस्मिल और सचिन सान्याल जैसे क्रांतिकारी थे। इनका मकसद एकदम साफ था, हथियारों के दम पर एक क्रांति लाना और ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। और इनका एक्शन भी उतना ही तेज था। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन, फिर 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या, और 1929 में भगत सिंह और BK दत्त का सेंट्रल असेंबली में वो मशहूर बम धमाका, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाना था। ये हर एक कदम ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खुली चुनौती थी। लेकिन इस रास्ते की कीमत भी बहुत बड़ी थी। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत और फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी ने देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ एक्शन की नहीं थी, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। 1928 में HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ये जो सोशलिस्ट शब्द जुड़ा ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पूरी सोच का, पूरी विचारधारा का बदलाव था। अब इनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जो समाजवादी सिद्धांतों पर चले। और इस नई सोच को भगत सिंह के इस एक वाक्य से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने कहा, क्रांति बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुले अन्याय पर आधारित है, बदलनी चाहिए। मतलब क्रांति सिर्फ हथियार उठाना नहीं है, क्रांति है उस पूरे सिस्टम को बदल देना जो अन्याय पर टिका है। उन्होंने क्रांति को एक बहुत गहरा सामाजिक और आर्थिक मतलब दे दिया था। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ कांग्रेस के अंदर की बहस, दूसरी तरफ जमीन पर चल रहा रचनात्मक काम और तीसरी तरफ क्रांतिकारियों की ये नई समाजवादी सोच। जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो 1920 के दशक की एक बिल्कुल अलग, एक कहीं ज्यादा गहरी और जटिल तस्वीर हमारे सामने आती है। तो जिसे अक्सर एक शांत या निष्क्रिय दौर कहा जाता है, वो असल में एक निष्क्रिय दौर था ही नहीं, वो तो विचारों की एक लैब थी, एक प्रयोगशाला, जहां अलग अलग रणनीतियों को परखा जा रहा था, नई नई विचारधाराओं को गढ़ा जा रहा था। इस दशक में जो बहसें हुईं, जो काम हुआ, जो सोच पनपी, उसी ने आने वाले दशकों के बड़े बड़े आंदोलनों की जमीन तैयार की। उसने स्वतंत्रता संग्राम को पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और मजबूत बना दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या 1920 के दशक का ये जो बंटवारा था, ये जो अलग अलग रास्ते थे, ये आंदोलन की कोई कमजोरी थी, या फिर ये एक जरूरी पड़ाव था, एक जरूरी मंथन था जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा परिपक्व बनाया? इस पर जरूर सोचिएगा।